हम अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, डिप्रेशन अगेन थोड़ा सा एक रिकैप हम कर लेते हैं। जिस तरीके से एंजाइटी का आप लोगों को मैंने एक रिकैप दे दिया कि जी उसके अंदर क्या होता है, ठीक है, हमें क्या करना होता है, एंग्जाइटी का एक्शन क्या होता है, ठीक है जी, क्या दिमाग के अंदर चल रहा होता है जो कि एंग्जाइटी उसको कम कर देती है, तो हमारी एंग्जाइटी कम हो जाती है। होप वो आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से डिप्रेशन के अंदर जो हमने डिस्कस किया हुआ था पैथोफिजियोलॉजी में, उस पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हमने डिस्कस किया हुआ था कि जी अच्छा, बाकी जितनी भी कॉजेज है, जो कुछ भी है डिप्रेशन के लिए, लेकिन अल्टीमेट हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सर्टेन एरियाज के अंदर, ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है कि उसमें हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, स्पेशली सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये हमारे पास सीएनएस के अंदर कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन होता है। ठीक है जी। तो अब एंटी डिप्रेसेंट्स का भी उसी तरीके से, मतलब उसका भी एक्शन इस तरह का होना चाहिए कि जी ये जाकर के किसी न किसी तरीके से हमारे पास वहां पे जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट है वहां पे सेरोटोनिन को और नॉरएपिनेफ्रिन को वहां पे बढ़ाए ताकि डिप्रेशन कम हो। ठीक है जी। तो मेन इसकी जो ट्रीटमेंट का जो मेन गोल है वो ये है एंटी डिप्रेसेंट्स का, कि चूंकि डिप्रेशन में हमारे पास सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में सेरोटोनिन या 5-HT या नॉरएपिनेफ्रिन हमारे पास कम हो जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। अब एंटी डिप्रेसेंट्स जो मेडिसिन है वो क्या करेंगे, वो इन सेरोटोनिन को और नॉरएपिनेफ्रिन की लेवल को इंक्रीज करेंगे आपकी सीएनएस के अंदर। ठीक है जी। तो ये एक्शन होगा एंटी डिप्रेसेंट्स का। ठीक है जी। सेकंड स्लाइड्स के ऊपर आ जाए। एंटी डिप्रेसेंट्स के हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है जी, वो हम डिस्कस करेंगे। और इतना मुश्किल ये नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है, एक मर्तबा आपको ये समझ आ गया। अब इसके अंदर हमारे पास है एसएसआरआईज, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, एसएनआरआईज, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। फिर हमारे पास है टीसीएज, ठीक है जी, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, और एमएओआईज, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स। ठीक है जी। अब ये हमारे पास जो तीन हैं पहले वाले, ये डायरेक्टली हमारे पास क्या करते हैं, ये डायरेक्ट रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स को। ठीक है जी। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो है वो हमारे पास एंजाइम मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करती है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जी मोनोअमाइन ऑक्सीडेज हमारे पास ऐसा एंजाइम है जो कि हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, स्पेशली जितने कैटेकोलामाइंस है, ठीक है जी, न्यूरोट्रांसमीटर्स उनको डिग्रेड करती हैं। जब एक मरतबा वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर रिलीज हो जाती है, तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज वो एक्शन खत्म होने के बाद उसको डिग्रेड कर देती है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर उसको तोड़ती है। तो एमएओआईज बेसिकली मोनोअमाइन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करती है। ठीक है जी। तो बहुत ही आसान है, एसएसआरआईज, एसएनआरआईज, टीसीएस और एमएओआईज, ये एंटी डिप्रेसेंट्स है, इसके सब टाइप्स है। ठीक है जी। और सबका गोल ये है कि हम बॉडी के अंदर किसी न किसी तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर जो सेरोटोनिन कम हुआ है, जो नॉरएपिनेफ्रिन कम हुआ है, उसके लेवल को हम बढ़ा सके। ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर आ जाए। एसएसआरआईज, एसएसआरआईज का जो मोड ऑफ एक्शन है वो क्या है, selective serotonin reuptake inhibitors are a group of chemically diverse antidepressant drugs that specifically inhibit serotonin reuptake, having 300 to 3000 fold greater selectivity for the serotonin transporter as compared to the norepinephrine transporter। ठीक है जी। तो इसकी जो एफिनिटी है रिसेप्टर साइड की सिलेक्शन की, वो बहुत ज्यादा है। मीन की जी नॉरएपिनेफ्रिन के निस्बत तकरीबन ये हमारे पास कुछ 100 गुना ज्यादा इसकी एफिनिटी है सेरोटोनिन रिसेप्टर के लिए, और इसलिए इस मेडिसिन को सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर कहा गया है। ठीक है जी। एसएसआरआईज हैव लिटिल ब्लॉकिंग एक्टिविटी एट मस्करेनिक, अल्फा एड्रेनर्जिक एंड हिस्टामिनिक रिसेप्टर्स। ठीक है जी, H1 रिसेप्टर्स। अच्छा जी, अब ये आप लोगों ने फार्माकोलॉजी पढ़ी होगी, तो आप लोगों ने एंटी मस्करेनिक ड्रग्स भी पढ़े होंगे।
अल्फा ब्लॉकर्स भी आप लोगों ने पढ़े होंगे, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर, या आपने एंटीलर्जिक्स भी पढ़े होंगे, तो उस डिटेल में हमें इतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को क्वेश्चन है ज़रूर आप मुझसे पूछिए अपने आप को क्लियर करने के लिए, ठीक है जी। तो ये एसएसआरआईज की जो ब्लॉकिंग एक्टिविटी है मस्करेनिक, अच्छा जी, मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करेगी तो इससे हमें फायदा क्या होगा, जिस तरीके से ब्लरिंग ऑफ विजन है, ठीक है जी, या फिर जिस तरीके से यूरिनरी रिटेंशन है, इस तरह के प्रॉब्लम हमें नहीं होंगे। अच्छा जी, अल्फा एड्रेनर्जिक के ऊपर ब्लॉक नहीं करेगी तो उससे हमें फायदा क्या होगा कि आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हमें नहीं होगा, ठीक है जी, इस तरह के प्रॉब्लम नहीं होंगे। हिस्टामिन रिसेप्टर के ऊपर नहीं ब्लॉक करेगा तो हमें डिजीनेस वर्टाइगो, ठीक है जी, ये एमनेस्टिक प्रॉपर्टीज जो एंटी हिस्टामिन की होती है ये होगी, ये नहीं होगी। तो एसआरआईज का इन रिसेप्टर्स के ऊपर ज्यादा ब्लॉकिंग एक्टिविटी इसके नहीं है, तो इसके वो साइड इफेक्ट्स थोड़े से कम है, ठीक है जी, दो के कुछ होंगे लेकिन इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि जी SSRIs block the reuptake of serotonin leading to increased concentration of the neurotransmitter in the synaptic cleft, ठीक है जी। अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर हमारे पास क्या करेगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर को इंक्रीज करेगा, सेरोटोनिन को। अच्छा जी, होता क्या है कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है जी, कि हमारे पास इस तरह से होता है, ये दो मेरे हाथ है, ठीक है जी, ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है। अच्छा जी, अब ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, ठीक है जी, ये रिलीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। अब यहां से ये जो रिलीज होगा ये ऊपर वाला प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक है जी। अब यहां से हमारे पास क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है सेरोटोनिन। अच्छा जी, पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर होगा, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को जो है वो एक्टिवेट करेगा। अब हमारे पास क्या होता है डिप्रेशन के अंदर कि ये जो गैप है इसके अंदर हमारे पास सेरोटोनिन कम हो गया है, ठीक है जी, जिसकी वजह से डिप्रेशन हुआ है। अब होता क्या है कि नॉर्मली हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जब होता है तो उसके दौरान ही हमारे पास सेरोटोनिन रिलीज होता है। जब सेरोटोनिन रिलीज हो जाता है, जैसे जो कुछ यूज हो जाता है वो यूज हो जाता है, ठीक है जी, बाकी हमारे पास जो उसका है वो रीअपटेक हो जाता है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन उसको वापस ले लेता है, ठीक है जी, उस सेरोटोनिन को वापस ले लेता है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है कि यहां पे हमें सेरोटोनिन ज्यादा चाहिए, इस गैप में हमें सेरोटोनिन ज्यादा चाहिए। अब जब ज्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे कि यहां पे सेरोटोनिन रिसेप्टर्स है, रीअपटेक के रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सेरोटोनिन को वापस लेता है। अब उसको आपने क्या करना है, उसको प्लग करना है किसी ऐसी चीज से जो कि वो दोबारा से इस सेरोटोनिन को वापस ना ले सके, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन वापस ना ले सके। जब वो वापस ना ले तो विद टाइम जो है हमारे पास साइनेप्टिक क्लेफ्ट में सेरोटोनिन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर जो रीअपटेक सेरोटोनिन की रीअपटेक की जो रिसेप्टर्स है उनके ऊपर ये ड्रग जा करके यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा, ठीक है जी, इन सब जगहों के ऊपर बैठेगा, ठीक है जी। जब ये सारा बैठेगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इस गैप में से जो एक्शन पोटेंशियल के दौरान सेरोटोनिन रिलीज हुआ था वो वापस नहीं जाएगा, ठीक है जी, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर वापस नहीं जाएगा क्योंकि उसको हमने ब्लॉक कर दिया एसएसआरआईज ड्रग से। वो ड्रग का मॉलिक्यूल चला गया उस रीअपटेक रिसेप्टर के ऊपर बैठ गया। जब वो रीअपटेक रिसेप्टर के ऊपर बैठ गया तो सेरोटोनिन वापस नहीं लिया जा रहा। अब हमारा मकसद क्या है, डिप्रेशन कैसे खत्म होगा, जब हम साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर हम क्या करेंगे, हम जो सेरोटोनिन है उसके लेवल को बढ़ाए। अब उसको लेवल के बढ़ाने के डिफरेंट तरीकों में से एक तरीका क्या है कि हम सेरोटोनिन को प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में वापस जाने से रोके। तो एसएसआरआईज यही काम करते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, कि वो जाकर के उस रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो जाते हैं। जब वो उस रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो जाते हैं तो हमारे पास सेरोटोनिन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल के बाद वो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन जो सेरोटोनिन बचा हुआ है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में वो वापस नहीं लेता। जब वो वापस नहीं लेता तो आहिस्ता आहिस्ता से सेरोटोनिन का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में,
اور اس طریقے سے ہمارے پاس ڈپریشن کے جو سائن سمٹمز ہیں وہ کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آسان سا اس کا ایکشن ہے. ٹھیک ہے جی, کہ بلاک دا ری اپ ٹیک آف سیروٹونن لیڈنگ ٹو انکریز کنسنٹریشن آف دا نیورو ٹرانسمیٹر ان دا سائنیپٹک کلیفٹ. اچھا جی, اینٹی ڈپریسنٹس انکلوڈنگ SSRIs typically take at least 2 weeks to produce significant improvement in mood and maximum benefit may require 12 weeks or more of treatment. Again یہ ہمارے پاس کوئی مطلب گولڈ سٹینڈرڈ کرائٹیریا نہیں ہے کہ اینٹی ڈپریسنٹس کو آپ نے 12 ویکس تک لینا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے سال تک لینا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈپریشن کی سٹیج کیا ہے, اس کے پیچھے کازیٹو ایجنٹس کیا ہے, اس بندے کے پری ڈسپوزیشن کیا ہے, اس کو کوئی جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے, کوئی انوائرمنٹل ایسے سٹریسرز ایسے, یہ ساری بہت سارے ویریبلس ہیں اس کے لیے. لیکن بہرحال ایک چیز کے اوپر اتفاق ہے کہ کم سے کم 2 ہفتے اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن لیتی ہے کہ اس کے اندر آپ کی موڈ میں امپرومنٹ ہو. آج آپ نے لیا, جس طریقے سے اینگزائٹی کی ہم نے بات کی کہ جی زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 گھنٹے کے اندر یا 1 گھنٹے کے اندر 45 منٹ کے اندر آپ کے جو ایکشن ہے وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں, آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح اینٹی ڈپریسنٹس کے کیس میں اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, باڈی کے اندر ایبزارب ہوگا, بلڈ برین بیریئر کو کراس کرے گا. ٹھیک ہے جی, برین میں جائے گا, پھر وہاں پہ پری سائنیپٹک نیورون کے ری اپٹیک ریسپٹر کے ساتھ اٹیچ ہوگا, پھر وہ بلاک کرے گا, پھر آہستہ آہستہ سے آپ کا جو سیروٹونن لیول ہے وہ واپس نہیں لے گا پری سائنیپٹک نیورون, وہ سائنیپٹک کلیفٹ کے اندر آہستہ آہستہ سے جمع ہونا شروع ہوگا. جب وہ اس کے لیول سگنیفیکنٹ اماؤنٹ کے اندر بڑھے گی تو تب آپ کی موڈ میں تھوڑی سی چینج آتی ہیں. تو اس لیے اینٹی ڈپریسنٹس جس کے اندر سارے اینٹی ڈپریسنٹس انکلوڈنگ SSRIs, اس کو کم سے کم 2 ہفتے لگتے ہیں کہ آپ کے موڈ کے اندر امپرومنٹ آ جائے اور آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا, تھراپیوٹک یوزز ہم کس چیز میں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, جو اینٹی ڈپریسنٹس ہیں بہت سارے اور ڈس آرڈرز کے اندر بھی یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جس کے اندر ہمارے پاس ڈپریشن تو پرائمری اس کا ہے کہ اس کے اندر ہم یوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کی ٹریٹمنٹ آپ لوگوں نے ڈسکس کی ہوگی. آبسیسو کمپلسیو ڈس آرڈر کے اندر ہم اینگزائٹکس دیتے ہیں اور اینٹی ڈپریسنٹس دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور اگر کوئی سائیکوٹک فیچر ہے OCD کا تو تب ہی جا کر کے کوئی اینٹی سائیکوٹک, ادروائز مین ٹریٹمنٹس 2 ہی ہے, اینٹی اینگزائٹی میڈیکیشن میں سے کوئی ایک اور اینٹی ڈپریسنٹس میں سے کوئی ایک. پینک ڈس آرڈر کے اندر ہم دیتے ہیں جنرلائز اینگزائٹی ڈس آرڈر GAD میں, PTSD پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کے اندر, سوشل اینگزائٹی ڈس آرڈر, پری مینسٹرول ڈسفورک ڈس آرڈر. ٹھیک ہے جی, جو ہم نے ڈپریشن کے ٹائپس کے اندر اس کو ڈسکس کیا. اور اس طریقے سے ایک ایٹنگ ڈس آرڈر ہے جس کو آپ کہتے ہیں بولیمیا نروسا. ٹھیک ہے جی, ایک ہمارے پاس ہے انورکسیا نروسا, ہوپ آپ لوگوں کو پتا ہوگا ایٹنگ ڈس آرڈر کا, جس کے اندر آپ کھاتے نہیں ہیں کہ جی میں باڈی فگر میرا انکریز ہو جائے گا, موٹا ہو جاؤں گا یا ہو جاؤں گی, اسپیشلی فیمیل کے اندر زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی. پھر بولیمیا نروسا کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کو اسپیلس ہوتے ہیں, آپ کھاتے ہیں لیکن ایک دم سے پھر آپ کو ایک فیلنگ سی ہوتی ہے کہ جی تو میں نے ایسا کر دیا, کھا لیا اور پھر آپ نے واپس اس کو وامٹ کر لیا اگین. تو ایک ہمارے پاس ایٹنگ ڈس آرڈر کی سیریز میں سے ایک ہے بولیمیا نروسا, اگین اس کے اندر بہت زیادہ افیکٹو ہے SSRIs. اچھا جی, سائیڈ افیکٹس کے اندر ہمارے پاس کیا ہے کہ جی ظاہر سی بات ہے CNS کے اوپر جتنی بھی ڈرگز ہمارے پاس ایکٹ کریں گے, ٹھیک ہے جی, اور اسپیشلی جو سیروٹونن کی ایکٹیویٹی کو بڑھائیں گے ان کے اندر ہمارے پاس کیا ہوگا, ایجیٹیشن ہوگا. ٹھیک ہے جی, سلائٹلی ہمارے پاس جو بسکرنک ریسپٹر کے اوپر ہوگا تو اس کے اندر پھر سویٹنگ ہے. ٹھیک ہے جی, اینگزائٹی آپ کو ہو سکتی ہے چونکہ ہمارے پاس سیروٹونن انکریز ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے گابا ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے ہمیں اینگزائٹی ہو سکتی ہے, ہیڈ ایک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, ویکنس اینڈ فٹیگ ہمیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, ڈیو ٹو ایکشن ود ریسیپروکل میلاٹونن ایکٹیویٹی. پھر نوسیا, وامٹنگ اور ڈائریا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, گیسٹرک ڈسکمفرٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی, اور آپ کے ہائپوتھیلمک ریسپانس کی وجہ سے بھی. سیکشول ڈسفنکشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, ڈیلیڈ ایجیکولیشن,
एंड इन ऑर्गेजमिया, ठीक है जी, आप ऑर्गेजम, ठीक है जी, सेक्सुअल डिसफंक्शन अगर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप लेते हैं और उसके अंदर ये जो प्रॉब्लम्स है कि जी एजुकुलेशन डिलेड हो जाती है या फिर आप ऑर्गेजम अचीव नहीं कर सकते, तो ये इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं एसएसआरआईज की। जो ड्रग्स इसके अंदर इंक्लूड है उसके अंदर हमारे पास जो वाइडली यूज है वो हमारे पास सेटेलोफ्राम है, एसेटोलोफ्राम है और फ्लॉक्सिटीन है, ठीक है जी। बाकी भी यूज हो जाते हैं, ठीक है जी। हमारे यहाँ पे तो सारे डिप्रेशन इतना ज्यादा है कि आप देखेंगे तो ये सारे मेडिसिन ही यूज होते हैं, ठीक है जी। तो ज्यादातर हमारे पास सेटेलोफ्राम, एसेटोलोफ्राम, फ्लॉक्सिटीन, फ्लॉक्सामीन, पेरोक्सिटीन एंड सर्ट्रालीन, ये हमारे पास एसएसआरआईज है, ठीक है जी, जो डिफरेंट नेम से आते हैं। जिस तरीके से हम कहते हैं कि जी एसिटोलोप्राम जो है डिफरेंट नाम से आता है, सेटोलोप्राम जो है, ठीक है जी, सेटानियम के नाम से आता है, ठीक है जी, एसेटेल से नाम के नाम से आता है, प्रेक्सा, जिस तरीके से पेरोक्सिटिन है प्रेक्सा के नाम से आता है, पेराक्सा के नाम से आता है, ठीक है जी। बहुत सारे इसके इनके नाम से, जाहिर सी बात है मार्केट में होंगे, ठीक है जी। तो ये हमारे पास एसएसआरआईज है। तो जो लिस्ट ऑफ मेडिसिन है जाहिर सी बात है लंबी है, लेकिन जो वाइडली यूज्ड एसएसआरआईज है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है, वो हमारे पास ये हैं, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास एक दूसरे कैटेगरी है सेरोटोनिन नॉरेपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, एसएनआरआईज, ठीक है जी। ये हमारे पास एसएनआरआईज जो है, अगेन उसका जो, अगर आप लोगों को एसएसआरआईज का अगर मोड ऑफ एक्शन समझ आ गया होगा तो डेफिनेटली एसएनआरआईज का तो आसानी है। इसके अंदर क्या है, एक एडिशन है। एक एडिशन क्या है कि इसकी सेलेक्टिविटी, जो एसएसआरआईज की सेलेक्टिविटी थी वो ज्यादा थी सेरोटोनिन रिसेप्टर के लिए। अब एसएनआरआईज हमारे पास क्या करते हैं, ये सेरोटोनिन रिसेप्टर को भी ऑक्युपाई करते हैं, इसके मॉलिक्यूल, इस ड्रग के मॉलिक्यूल्स, और नॉरेपिनेफ्रिन रिसेप्टर को भी ऑक्युपाई कर लेती है। तो उससे फिर फायदा ये होगा, कुछ जाहिर सी बात है साइड इफेक्ट्स भी इसके बढ़ेंगे, ठीक है। जिस तरीके से हम नॉरेपिनेफ्रिन को बढ़ाते हैं सेरोटोनिन के साथ, तो जाहिर सी बात है कुछ इसके साइड इफेक्ट्स बढ़ेंगे, लेकिन इसकी जो एफिकेसी है वो भी साथ में बढ़ेगी। क्योंकि हम कहते हैं कि जी डिप्रेशन के अंदर दो न्यूरोट्रांसमीटर मेनली हमारे पास कम होते हैं, उसके अंदर हमारे पास सेरोटोनिन है और उसके अंदर हमारे पास नॉरेपिनेफ्रिन है, ठीक है जी, सीएनएस में कम हो जाते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर मोड ऑफ एक्शन एसएनआरआईज का आप देखते हैं, सेलेक्टिवली इनहिबिट्स द रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन इन नॉरेपिनेफ्रिन। अब बाकी अमाइंस के रिसेप्टर्स को अगेन ये इनहिबिट नहीं करते, इसके सेलेक्टिविटी किस चीज के लिए है, दो रिसेप्टर्स के लिए है। इन ड्रग्स के जो मॉलिक्यूल्स के साख्त है वो ऐसी बनी हुई है कि जा करके सेरोटोनिन रिसेप्टर को ऑक्युपाई करेगी, नॉरेपिनेफ्रिन के रिसेप्टर को ऑक्युपाई करेगी, ठीक है जी। तो सेरोटोनिन और नॉरेपिनेफ्रिन दोनों रिसेप्टर की जब ऑक्युपेशन हो जाती है, अब वही होगा जो एसएसआरआईज के केस में होता था। क्या होता था कि जी उसके अंदर हम सेरोटोनिन की रीअपटेक नहीं होती थी, क्योंकि हमने रिसेप्टर, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के जो रिसेप्टर थे जो कि वो लेते थे वापस सेरोटोनिन को, उसको हमने ब्लॉक कर दिया। इस तरीके से सेरोटोनिन की भी हो जाएंगे, नॉरेपिनेफ्रिन की जो रिसेप्टर्स है वो भी साथ में ब्लॉक हो जाएंगे, तो नॉरेपिनेफ्रिन भी रीअपटेक नहीं होगा साइनेप्टिक लेफ्ट में से। और डिप्रेशन के, आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था कि जो डिप्रेशन के अंदर जो जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थ्योरी है वो ये है कि इसके अंदर सीएनएस में साइनेप्टिक लेफ्ट में जो हमारे पास दो न्यूरोट्रांसमीटर है, सेरोटोनिन जिसको आप 5-HT कहते हैं, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन भी कहते हैं, वो और सेरोटोनिन दोनों साइनेप्टिक लेफ्ट में कम हो जाता है तो डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से अब ये ड्रग्स हमारे पास क्या होते हैं कि ये सेलेक्टिवली हमारे पास क्या करेंगे, रीअपटेक को, अब हमारे पास ये इनहिबिट करेगा सेरोटोनिन के एक्शन को भी, रीअपटेक को भी, और नॉरेपिनेफ्रिन को रीअपटेक को भी। और इस तरीके से नॉरेपिनेफ्रिन भी और सेरोटोनिन भी, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे, इसका रीअपटेक नहीं होगा। जब रीअपटेक नहीं होगा साइनेप्टिक लेफ्ट में, इनका लेवल आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज होगा और डिप्रेशन कम होता जाएगा, ठीक है जी। selectively inhibits the reuptake of serotonin and norepinephrine. SNRIs may be effective in treating depression in patients in whom chronic painful symptoms such as backache and muscle aches, against which SSRIs are also ineffective.
अच्छा जी, अब SNRIs का हमारे पास ये है कि जी ऐसे पेशेंट्स जो कि जिनको फिजिकल कंप्लेंट्स भी ज्यादा होते हैं। अब डिप्रेशन के डेफिनेशन में आप लोगों को मैंने बताया था कि उसके अंदर तो आपको जो होपलेसनेस, वर्थलेसनेस, प्रोलॉन्ग सैडनेस, ये सारी चीजें तो आपको होगी, लेकिन उसके साथ एक चीज क्या है कि वॉन्डरिंग बॉडी पेन। ठीक है जी, तो इसके अंदर क्या है कि जो वॉन्डरिंग बॉडी पेन हो, ऐसे लोगों को के अंदर जो SNRIs है वो ज्यादा इफेक्टिव है। ठीक है जी, एज कंपेयर टू SSRIs। SNRIs ज्यादा इफेक्टिव है, वो नॉरेफिनेफ्रिन के रिसेप्टर्स को भी कम कर देती हैं, जो कि ऑफ कोर्स आपके जो कैटेकोलाबाइंस के एक्टिवेशन है, स्पेशली एसिटाइलकोलिन न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के ऊपर, उसको मेडिएट करेगी और इस तरीके से वो जो आपके जो पेन या जिसको मसल स्पाज्म की जो सिम्टम्स है वो भी साथ में मिनिमाइज करेगी। अच्छा जी, साइड इफेक्ट्स के अंदर आप देखिए, नोसिया, हेडेक, सेक्सुअल डिसफंक्शन, डिजीनेस, इंसोम्निया, कॉन्स्टिपेशन, स्वेटिंग एंड समनोलेंस, ये इसकी जो हमारे पास साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है जी, इसके अंदर कोई मतलब वो नहीं है कि आपको समझ ना आ जाए। ठीक है जी, और ड्यू टू डिफरेंट रीजंस होगा। ठीक है जी, ये हमारे पास आगे हम थोड़ा सा डिटेल में एंटी साइकोटिक्स को डिस्कस करें तो कुछ चीजें आपको उसमें से समझ आ जाएगी। ठीक है जी, इसके अंदर जो हमारे पास जो ड्रग्स हैं यूज होते हैं, तो वनलाफेक्सिन और डिलॉक्सिटीन जो दो प्रोमिनेंट ड्रग्स है SNRIs में, जिस तरीके से एफेक्सॉर ज्यादातर यूज होता है हमारे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में। ठीक है जी, तो वो बेसिकली वनलाफेक्सिन है, या डिलॉक्सिटीन भी यूज हो जाती है डोलैक्स के नाम से। ठीक है जी, तो वनलाफेक्सिन एंड डिलॉक्सिटीन, ठीक है जी, ये दो मेडिसिन ज्यादातर यूज होते हैं एज SNRIs, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये हमारे पास इसके अंदर है, लेकिन जो एज एंटी डिप्रेसेंट्स यूज होते हैं तो उसके अंदर हमारे पास टर्शरी अमाइंस, ठीक है जी, और कुछ हमारे पास सेकेंडरी अमाइंस। ठीक है, आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री के अंदर अमाइन ग्रुप पढ़ा होगा। ठीक है जी, तो ये सारे अमाइन ग्रुप के जो है मॉलिक्यूल्स है, केमिकल कंपाउंड्स है, और सम आर टेट्रासाइक्लिक। ठीक है जी, जिस तरीके से मेप्रोटिलीन है और एमॉक्सापिन है। ठीक है जी, तो मेप्रोटिलीन और एमॉक्सापिन हमारे पास टेट्रासाइक्लिक है, लेकिन ये चूंकि इनका स्ट्रक्चर टेट्रासाइक्लिक है, दो फिर भी हमारे पास ये चूंकि अमाइंस ग्रुप में से ये ताल्लुक रखते हैं, और इनका जो एक साइकिल है वो बेसिक अमाइन नहीं होता, तो दैट्स वाई ये हमारे पास पार्ट है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स का, लेकिन टेट्रासाइक्लिक्स और एक्शन उनका ऑलमोस्ट TCS ही है। ठीक है जी, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन की रीअपटेक को कम करना इनका एक्शन है। ठीक है जी, तो इसके अंदर हमारे पास ये हमारे पास है टर्शरी अमाइंस, ठीक है जी, सेकेंडरी अमाइंस और टेट्रासाइक्लिक। ठीक है जी, जिसके अंदर मेप्रोटिलीन और एमॉक्सापिन है, कम रह गया। अच्छा जी, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज, ये हमारे पास एंजाइम है, इसको हम बस अभी अभी खत्म कर लेते हैं 5 बल्कि 2 मिनट में। ठीक है जी, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम हमारे पास क्या है कि ये जब आता है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, तो ये क्या करता है, तोड़ता है, खत्म करता है नॉरएपिनेफ्रिन को और सेरोटोनिन को, इसको तोड़ता है। अब हमें अगर ज्यादा सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन चाहिए तो हमें इस एंजाइम को रोकना होगा। ठीक है जी, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को हमें रोकना होगा। इसलिए रोकना होगा कि अगर ये आएगा तो ये तो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन को तोड़ेगा, जो कि नॉर्मली एक्शन पोटेंशियल के बाद ये रिलीज हो जाता है और आपके सेरोटोनिन को और आपके नॉरएपिनेफ्रिन को तोड़ देता है। अब हमें इस एंजाइम को मना करना है, क्योंकि हम डिप्रेशन से निजात पा रहे हैं। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, हमें ज्यादा सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन चाहिए। अब इस एंजाइम को हम इनहिबिट करेंगे तो नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन नहीं टूटेगा। ठीक है जी, क्योंकि मोनो अमाइन ऑक्सीडेज हमारे पास नहीं आएगा, तो इस तरीके से सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन हमारे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में इंक्रीज हो जाएगा। सब मेडिसिन का मकसद आखिर में यह है कि नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में हमारे पास बढ़ जाए ताकि डिप्रेशन कम हो, क्योंकि डिप्रेशन की कॉज ही यही कमी है। तो मोड ऑफ एक्शन देख लीजिएगा, monoamine oxidase is a mitochondrial enzyme found in nerve and other tissue such as the gut and the liver। बाकी और जाहिर सी बात है बाकी ऑर्गन्स के अंदर भी हमारे पास मोनोअमाइन ऑक्सीडेज
होता है, डिफरेंट फंक्शन होते हैं, पार्ट ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी में, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट हियर फॉर अस, ठीक है जी। एंड द न्यूरॉन एमएओ फंक्शन एज अ सेफ्टी वॉल टू ऑक्सीडेटिवली डीअमाइनेट एंड इनएक्टिवेट एनी एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। हमारे ब्रेन के अंदर ये इसलिए पाया जाता है कि बहुत सारे जो हमारे पास ऑक्सीडेटिव रिएक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है जी, इसके अंदर हम डीअमाइनेट करें जो हमारे पास जितनी भी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ज्यादा मकदार के अंदर पाए जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास नॉरपेनेफ्रिन है, डोपामीन है और सेरोटोनिन है, ठीक है जी, that may leak out of the synaptic vesicle when the neuron is at rest, ठीक है जी। The MAO inhibitor may reversibly or irreversibly inactivate the enzyme permitting the neurotransmitter molecule to escape the degradation and therefore to both accumulate within the presynaptic neuron and leak into the synaptic space. This is believed to cause activation of norepinephrine and serotonin receptor and may be responsible for the indirect antidepressant action of the drug. अब इसके अंदर हमारे पास क्या है कि ये दो तरीके से हमारे पास काम करेगा, ठीक है जी। ये तो एक हमारे पास क्या होगा कि एमएओ एंजाइम के साथ जो है ये जब इसको एमएओ को इसके साथ बाइंड होगा तो इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। तो एक तो हमारे पास जब ये एमएओ हमारे पास इनएक्टिवेट हो जाएगा तो अब हमारे पास जो डीएमाइनेशन है वो नहीं होगी, तो हमारे पास सेरोटोनिन के जो रिसेप्टर्स है और नॉरपेनेफ्रिन को जो रिसेप्टर्स है वो एक्टिवेट रहेंगे, ठीक है जी। तो वो एक्टिवेट वो रिसेप्टर हमारे पास स्विच ऑफ नहीं होंगे, ठीक है जी। जब वो स्विच ऑफ नहीं होंगे तो हमारे पास नॉरपेनेफ्रिन और सेरोटोनिन कांस्टेंट बेसिस के ऊपर वो रिलीज होता जाएगा। दूसरा एक्शन क्या है कि जब MAOI हमारे पास आएगा ही नहीं साइनेप्टिक लेफ्ट में तो इसकी डिग्रेडेशन नहीं होगी, वो टूटेगा नहीं। नॉरपेनेफ्रिन और सेरोटोनिन साइनेप्टिक लेफ्ट के अंदर टूटेगा नहीं क्योंकि मोनोअमाइन ऑक्सीडेज ही इसको तोड़ता है और इनके रिसेप्टर्स को भी कांस्टेंट मतलब इंटरमिटेंटली इसको रोकता है, तो रिसेप्टर को भी नहीं रोकेगा, वो सेरोटोनिन नॉरपेनेफ्रिन को रिलीज करेगा वक्तन फवक्तन। दूसरा क्या होगा कि सेरोटोनिन और नॉरपेनेफ्रिन को साइनेप्टिक लेफ्ट के अंदर एक्शन पोटेंशियल के बाद ये आ करके, क्योंकि हमने इसको इनहिबिट किया हुआ है तो ये आएगा नहीं और सेरोटोनिन नॉरपेनेफ्रिन को साइनेप्टिक लेफ्ट के अंदर तोड़ेगा नहीं। जब ये इसको नहीं तोड़ेगा, टूटेगा नहीं नॉरपेनेफ्रिन और सेरोटोनिन, तो इसका जो लेवल है वो साइनेप्टिक लेफ्ट के अंदर वो बढ़ जाएगा। जब वो साइनेप्टिक लेफ्ट के अंदर बढ़ जाएगा तो डिप्रेशन हमारे पास कम हो जाएगी, डिप्रेशन मिनिमाइज हो जाएगी और यही इसका एक्शन है, ठीक है जी। दिस इज बिलीव टू कॉज एक्टिवेशन ऑफ नॉरपेनेफ्रिन और सेरोटोनिन रिसेप्टर, जैसे आपको मैंने बता दिया कि वो एक्टिव भी रहेंगे एंड मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनडायरेक्ट एंटी डिप्रेशन एक्शन ऑफ द ड्रग, जो कि इनडायरेक्ट वो है कि उसके अंदर वो क्या होगा हमारे पास डिग्रेड नहीं होगा। अब इसके अंदर जो दो कैटेगरीज है उसके हमें इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है जी। अब MAOI कैटालाइज डोपामिनेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मोनोअमाइन डीअमाइनेशन ऑफ इंट्रासेलुलर मोनोअमाइंस, इसके अंदर हमारे पास MAOI A है जो कि एपिनेफ्रिन, नॉरपेनेफ्रिन और सेरोटोनिन को हमारे पास ब्लॉक कर देता है, जो कि स्पेशली हमारे पास यूज होते हैं अगेंस्ट डिप्रेशन। MAOIs भी है, ठीक है जी, जो कि फिनाइल इथाइलमाइन को हमारे पास ऑक्सीडाइज कर देती हैं, ठीक है जी, जिसके अंदर हमारे पास और कैटेकोलामाइन जाते हैं और ज्यादातर इसको जो MAOI B की जो ड्रग्स है उसके अंदर डिफरेंट यूज होता है, जिस तरह पार्किंसन डिजीज है, ठीक है जी, जो कि बाकी न्यूरोट्रांसमीटर की डिस्टर्बेंस की वजह से प्रोड्यूस होती हो तो उसके अंदर यूज होते हैं। तो MAOI A है और B है, इसके अंदर दो कैटेगरीज है, ठीक है जी, लेकिन दोनों हमारे पास डोपामीन को ऑक्सीडाइज कर देती हैं। डोपामीन अमाइन है तो प्रेफरेंस इसके अंदर कोई प्रेफरेंस नहीं है MAOI A का या B का, दोनों डोपामीन को एक जैसे करते हैं, ठीक है, डिग्रेड करते हैं। अच्छा जी, MAOIs मोनोअमाइन, नेक्स्ट स्लाइड, मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, इसके जो हमारे पास एग्जांपल्स है वो हमारे पास आप लोग याद रखिएगा, वो हमारे पास फेनल्जीन है, आइसोकार्बोक्सिलेज है, ठीक है जी, इसके साथ हमारे पास जो है ट्रिनाइल सप्रोमाइड है, ठीक है जी, और सेलेजिलिन है। ये हमारे लेकिन बहुत ज्यादा कम यूज होते हैं। एक चीज जहन में याद रखिएगा, जो सबसे कम बल्कि ना इस्तेमाल होने वाली दवा है डिप्रेशन के अंदर, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है।
इस वजह से मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स डिप्रेशन के अंदर बहुत ज्यादा कम यूज होते हैं, लेकिन है। जिस तरह से फेनल्जीन है, आइसोकार्बोक्सिलेज है, ठीक है जी, ट्रेनाइल सप्रोमाइड है, सेलिजिलिन है, ठीक है जी, डिप्रेशन में बहुत कम यूज होते हैं क्योंकि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। ज्यादातर जो यूज होते हैं वो होते हैं एसएसआरआईज, एसएनआरआईज और टीसीएस, ये 3 क्लासेस ज्यादा यूज होते हैं। लेकिन एमएओआईज जो है अगेन वो डिप्रेशन के लिए है, लेकिन इतने ज्यादा यूज नहीं होते। अच्छा, थेराप्यूटिक यूजेस, एमओआईज आर इंडिकेटेड फॉर डिप्रेस्ड पेशेंट्स हु आर अनरिस्पॉन्सिव और एलर्जिक टू टीसीएस और हु एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग एंग्जाइटी। ऐसे पेशेंट जो कि साथ साथ में डिप्रेशन के बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंग्जाइटी एक्सपीरियंस कर रहे हो, या फिर टीसीएस को या बाकी एंटी डिप्रेसेंट्स को वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तो तभी एमओआईज लास्ट चॉइस की तौर के ऊपर यूज होती है। अदरवाइज हमारे पास यूज नहीं होती इतनी ज्यादा अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। अब चूंकि हमारे पास बहुत सारे अमाइंस को रोकती हैं, तो जब उनको रोकती हैं तो डिफरेंट सिस्टम्स के अंदर जाहिर सी बात है आपकी जीआई के ऊपर, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर, ठीक है जी, आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर, इन सब के ऊपर इफेक्ट होगा इसका, ठीक है जी। बहुत सारे अमाइंस हमारे पास इंक्रीज होंगे, तो इसी तरीके से इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो भी हमारे पास ज्यादा है, ठीक है जी। जिस तरीके से इसके अंदर ड्राउजीनेस है, फटीग है, कॉन्स्टिपेशन है, ये इसके जीआई सिम्टम्स है, ठीक है जी, जिसमें आपके एक्टिविटी सिंपैथेटिक होती है तो कॉन्स्टिपेशन होगा, नौसिया होगा, डायरिया होगा, डिजीनेस होगा आपको, ठीक है जी। अल्फा रिसेप्टर्स आपकी जो ब्लॉकेज होगी, ठीक है जी, तो आपको लो ब्लड प्रेशर होगा, जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर की वजह से लाइट हेडेडनेस होगा, ठीक है जी। अगेन अल्फा 1 ब्लॉकिंग की वजह से, अल्फा एगोनिस्टिक एक्टिविटी की वजह से आपका यूरिन आउटपुट भी डिक्रीज होगा, ठीक है जी। अच्छा, फिर अब अगेन वही वाला सेक्सुअल फंक्शन डिक्रीज आपका हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि प्रोलैक्टिन लेवल आपका जो है हमारे पास इंक्रीज कर जाएगा, तो गैनकोमास्टिया और गायनेकोमास्टिया और साथ साथ में सेक्सुअल डिसफंक्शन ज्यादा होगा। स्लीप डिस्टर्बेंस होगी, मसल ट्विचेस होगी, साथ साथ में जिस तरीके से हमने बात की कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर अगर एक अमाइन, जिस तरीके से हम इसको कहते हैं एसिटाइलकोलिन, अगर उसको आप बढ़ाते हैं तो एनएमजे या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर एसिटाइलकोलिन ज्यादा होगा, तो मसल ट्विचिंग जो है उसकी वजह से होगी, ठीक है जी। वेट गेन होगा, ठीक है जी, सोडियम वाटर रिटेंशन की वजह से। ब्लड विजन होगा, मस्कारेनिक रिसेप्टर की ब्लॉकिंग की वजह से। अगर आप लोगों ने फार्माकोलॉजी पढ़े तो आई थिंक ये साइड इफेक्ट्स आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएंगे कि कौन सा रिसेप्टर ये ब्लॉक करेगा, तो ये साइन सिम्टम्स होंगे। हेडेक होगा, इंक्रीज एपेटाइट, रेस्टलेसनेस, फिर बॉडी के अंदर शेकीनेस हो जाना, ठीक है जी, ट्रेम्बलिंग हो जाना, वीकनेस हो जाना, और बहुत ज्यादा स्वेटिंग, इंक्रीज परस्पायरेशन या बहुत स्वेट कर जाना, ठीक है जी। अच्छा, अब इसको इसलिए ज्यादा नहीं यूज किया जाता क्योंकि इसके एडवर्स रिएक्शन बहुत ज्यादा है। ये बहुत सारे अमाइंस को, आप एमएओआई को अगर इनहिबिट करते हैं तो वो तो बहुत सारे अमाइंस को डिग्रेड कर देती है, सही है जी। तो बहुत सारे अमाइंस आपके सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन अगर बढ़ गया तो ठीक है, आपका डिप्रेशन तो उससे ठीक हो गया, लेकिन बाकी अमाइंस अगर आपके बढ़ गए, ठीक है जी, नॉरएपिनेफ्रिन पेरिफेरी में बढ़ गया, एपिनेफ्रिन आपका पेरिफेरी के अंदर बढ़ गया, आपका कैटेकुल सॉरी आपका जो एसिटाइलकोलिन है वो एनएमजे के अंदर बढ़ गया, तो उसके तो आपको जाहिर सी बात है प्रॉब्लम वो कराएंगे ना, ठीक है जी। तो वो जो हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिवेशन की जो अमाइंस है, जो कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी कराते हैं, वो जितनी भी अमाइंस अगर हमारे पास इंक्रीज हो गए तो उसकी वजह से हमें क्या होगा, उसकी वजह से हमारे जो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी है वो भी साथ साथ में होगी, वो बढ़ेगी, ठीक है जी। तो इसलिए इसके जो एडवर्स रिएक्शन है वो ज्यादा है, खतरनाक भी है। अच्छा जी, सिवियर एंड ऑफन अनप्रिडिक्टेबल साइड इफेक्ट्स ड्यू टू ड्रग एंड फूड इंटरेक्शन अकर्स विद द यूज ऑफ एमओआईज। जब आप एमएओआईज यूज करते हैं, मोनो अमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स यूज करते हैं, तो बहुत ज्यादा खदशा है कि कुछ ड्रग्स जो आप लोग यूज करते हैं, जिस तरीके से आप साथ साथ में अगर ले रहे हैं अल्फा एगोनिस्ट, तो आपको और भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है जी। आप कोई ऐसे इंग्रेडिएंट्स लेते हैं, जिस तरीके से आप कोई एक्सपेक्टरेंट्स वगैरह लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास, या अपने अस्थमा के मेडिसिन यूज करते हैं, बीटा एगोनिस्ट यूज करते हैं, तो उससे आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, पेल्पिटेशंस हो सकती हैं, आपको एरिथमियाज हो सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपके कैटेकोलामाइन ज्यादा है और फिर हम ऐसे मेडिसिन लेते हैं जो कि कैटेकोलामाइन की एक्टिविटी को बढ़ाएगी, तो उसके साथ सिनर्जिस्टिक एक्टिविटी होगी और आपको एडवर्स रिएक्शन हो सकते हैं।
ٹھیک ہے جی. تو اس کے ہمارے پاس سیویئر اینڈ آفن انپریڈکٹیبل سائڈ افیکٹس ڈیو ٹو ڈرگ اینڈ فوڈ انٹریکشن. اور فوڈ کے اندر ہمارے پاس اسپیشلی جو ٹائرامین رچ فوڈ ہے, ٹھیک ہے جی, جس طریقے سے ہمارے پاس لیور ہے, ٹھیک ہے جی, یوگرٹ ہے, اچھا جی, اس طریقے سے چیز ہے, بہت سارے ایسے فوڈ سٹف ہے جس کے اندر ٹائرامین زیادہ ہے, وہ بھی اگر ساتھ میں آپ یوز کرتے ہیں تو اس کے سیویئر لائف تھریٹنگ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو سیویئر اینڈ آفن انپریڈکٹیبل سائڈ افیکٹس ڈیو ٹو ڈرگ اینڈ فوڈ انٹریکشن اکرز ود دیز آف. اچھا جی, ہیڈ ایک, اسٹیف نیک, ٹیکیکارڈیا, نوسیا, ہائپر ٹینشن, کارڈک ایریتھمیاز, سیجر اینڈ پاسبلی اسٹروک. یہ آپ لوگوں کا میں نے بتا دیا. سپوز اگر آپ سلبیوٹامول لے رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, وینٹولن آپ لوگ لے رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, کوئی دوسرا بیٹا ایگونسٹ, الفا ایگونسٹ لے رہے ہیں, اور ساتھ میں ایم او آئی بھی لے رہے ہیں, تو وہ تو آپ دوا بھی لے رہے ہیں, آپ کے امائنز ویسے بھی بڑھ رہے ہیں, آپ اس کے لیے دوا بھی لے رہے ہیں, تو کیا ہوگا, آپ کا ٹیکیکارڈیا مزید بڑھے گا, آپ کو کارڈک ایریتھمیاز ہو سکتے ہیں, آپ اگر ہائپرٹینشن کے پیشنٹ ہیں تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے, اور آپ کو ہیمریجک اسٹروک بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. اس طریقے سے باقی ڈرگز کا بھی, اور اس طریقے سے ٹائرامین رچ فوڈ آپ لیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کو سمپیتھیٹک کرائسس ہوتی ہے, ہائپر ٹینشن ہو سکتا ہے, اس کے اندر ایریتھمیاز ہو سکتی ہے, اس کی بھی سائن سمپٹمز وہی ہے, اور اس کے اندر آپ کو سیجرز ہو سکتے ہیں, فٹس ہو سکتے ہیں, آپ کی ایون ریسپائریٹری اریسٹ اور ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو آپ کو یہ احتیاط کرنا چاہیے کہ جب آپ ایم او آئیز لیتے ہیں تو اسپیشلی ٹائرامین جو رچ فوڈ ہے اس کو آپ بہت زیادہ کم لے, جس کے اندر کچھ ایگزامپلز آپ لوگوں کو میں دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اس کے اندر ریڈ وائن ہے, اسٹیم میٹ ہے, ریڈ بینز ہے, ٹھیک ہے جی, لوبیا ہے, وائن ہے, میٹ ہے, یوگرٹ ہے, ٹھیک ہے جی, دہی ہے, چیز ہے, ٹھیک ہے جی, اسموکڈ فش ہے, چکن لیور ہے, ٹھیک ہے جی, باقی لیور ہے, ٹھیک ہے جی. تو یہ جو آپ لیتے ہیں ٹائرامین رچ فوڈ, تو اس کو آپ نے کم کرنا ہوگا, سائڈ افیکٹس آپ کے ہو سکتے ہیں. اچھا, ہم نے بات کی تھی نا بائی پولر ڈس آرڈر کی, اس میں ہم نے ڈسکس کر لیا تھا موڈ اسٹیبلائزر, تو ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے, اور وہ بیسیکلی ہمارے پاس جو اس کا مین ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جی وہ آپ کی جو فاسٹ ایکٹنگ سوڈیم چینلز ہے اس کو بلاک کر دیتی ہیں, اور اس طریقے سے آپ کی نیورونل ایکسائٹیشن کم ہو جاتی ہے مینیا کے اندر, تو ایز اے موڈ اسٹیبلائزر وہ کام کرتی ہیں. وہ پیتھوفیزیولوجی ہم نے تھوڑی سی ڈسکس کی تھی, تو کامن موڈ اسٹیبلائزر ہم نے ڈسکس کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ سلائڈس کے اوپر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے, اچھا جی, ٹھیک ہے, لیتھیم کاربونیٹ, اینٹی کنورژنٹس کے اندر کاربامازپین, والپروئک ایسڈ اینڈ لیماٹرج, یہ ہم نے ڈسکس کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. پاسبل میکینزم آف ایکشن ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ جی الٹرنگ دا بیلنس آف آئن سچ ایز کلورائڈ اینڈ پوٹاشیم وچ آر امپورٹنٹ ان دا فارمیشن آف ریسٹنگ اینڈ ایکشن پوٹینشیل اینڈ پوسٹ سائنپٹک پوٹینشیل. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ ہمارے پاس الٹرنگ دا فنکشن آف مینی ٹرانسمیٹر سچ ایز 5-HT, سیروٹونین, نارپینفرین, ڈوپامین, ایسیٹائل کولین اینڈ گابا. Lithium also causes a down regulation of some norepinephrine receptor or stabilizes membrane, makes them less excitable, جس طرح سے ہم نے پچھلے بات